Good afternoon. I am Preeti More. Welcome you in Suryodaya College of Engineering. Today we are conducting a lecture for GATE 2020. I am one of your civil engineer mentor, and I am going to take RCC, reinforced cement concrete, in this session. RCC. What is RCC? It is reinforced concrete cement. If I saying this word, what I getting? I getting these two things, which is reinforce, or we can say reinforcement. And second is concrete. Second is concrete. So RCC is basically reinforcement plus concrete. So RCC is basically reinforcement plus concrete. So it is consisting of these two things. First is reinforcement, which actually means is to give support. अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे व्हाट इज रेनफोर्समेंट, अगर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, तो हम डिक्शनरी में अगर देखते हैं तो उसमें जो दिया है डिक्शनरी में, तो वहाँ पे रेनफोर्समेंट मीन्स क्या है, उसमें आपको मिलेगा कि टू गिव सपोर्ट. रेनफोर्समेंट का मीनिंग क्या है? टू गिव सपोर्ट. ठीक है. देन whom to give supports? Reinforcement means क्या है? Is to give support. Then whom to give support? Then it is the giving support to concrete. It is giving support to concrete. Reinforcement किसको support दे रहा है? Concrete को दे रहा है. Why? Concrete is needing support. Concrete को support की जरूरत क्यों है? Why? Concrete is needing support means concrete is maybe weak in some of the segment. Concrete may be weak in some of the segment. That's why it is needed support. Concrete क्या है? एक तो weak है कोई तो भी part में. That's why it's required the support. And to support this in the form of reinforcement, और हम support कौन से form में provide कर रहे हैं? तो हम support हम reinforcement के form में provide कर रहे हैं. Okay, we are going to use the reinforcement material as a steel. Okay, steel. The steel is widely used as reinforcement to concrete. Steel is widely used as a reinforcement to concrete. And what is the reason behind it? कि हम steel ही क्यों provide करते हैं reinforcement में? RCC structure जब हम construct करते हैं तो हम steel ही क्यों provide करते हैं? हम दूसरा material क्यों नहीं use करते concrete के साथ, है ना? तो उसके पीछे क्या रीजन है? हम स्टील ही क्यों यूज करते हैं? आपने देखा होगा साइट पे मैक्सिमम टाइम, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक तो माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं या फिर HYSD स्टील बार यूज कर रहे हैं ना, HYSD स्टील यूज कर रहे हैं. बट व्हाई वी आर यूजिंग स्टील इन RCC स्ट्रक्चर? हम स्टील मटेरियल ही क्यों यूज करते हैं? देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट द कोएफिशिएंट, what is the reason behind that? The coefficient of thermal expansion between reinforcement between steel and concrete is very similar. क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बिटवीन रेनफोर्समेंट मींस एज हम क्या यूज करने वाले? स्टील यूज करने वाले. स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन जो है और कंक्रीट का है वो नियर अबाउट सेम है, वेरी सिमिलर टू ईच अदर. Then then reinforcement coefficient of what is the coefficient of thermal expansion for reinforcement? तो स्टील के लिए जो है वो है 1.2 into 10⁻⁻5. स्टील के लिए कितना है? 1.2 into 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस. और कंक्रीट के लिए जो है वो है 1.1 into 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस. नियर अबाउट सेम है दोनों का. नियर अबाउट मीन्स 1.2 है, ये 1.1 है ना? तो वेरी सिमिलर टू ईच अदर. देन सो व्हाई वी नीड सिमिलर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन? हम क्यों स्टील और कंक्रीट यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन की जो वैल्यू है दोनों की नियर अबाउट सेम है. देन व्हाई वी नीड द सिमिलर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन? तो क्या जरूरत है?
देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट जो है वो क्यों यूज करते हैं, सिमिलर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होना चाहिए आरसीसी में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, हम सबसे पहले देखेंगे. लेट्स से आई एम कास्टिंग अ बिल्डिंग, है ना, आई एम कास्टिंग अ बिल्डिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, or say I am just designing a beam at 20 degree Celsius. Okay, so my beam is having concrete as well as steel. है ना, मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे एक बीम कास्ट किया है, उसमें मैंने रेनफोर्समेंट स्टील और कंक्रीट प्रोवाइड कर दी. ठीक है, दोनों मटेरियल हमने यूज किए. ठीक है, when I cast this beam at that time temperature was 20 डिग्री सेल्सियस. जब मैंने ये कास्ट किया तो मेरा टेम्परेचर कितना रखा मैंने, मीन्स टेम्परेचर कितना था, वो था 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब so now the summer has come. Now the summer has come. Then this temperature is increases to 40 degrees Celsius. Summer has come. Then the temperature is increases to 40 degrees Celsius. Then what will happen? अगर हमने जो कंक्रीट बीम कास्ट किया था वो हमने 20 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर तब, है ना, सीमेंट कंक्रीट और स्टील यूज किया था, तब टेम्परेचर कितना था बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस था. ओके, बट जब समर सीजन आया तो वो जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया. ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया. देन व्हाट विल हैपन, सपोज एट द प्लेस ऑफ रेनफोर्समेंट, सपोज हम कंसीडर करते हैं कि रेनफोर्समेंट के जगह हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, मींस रेनफोर्समेंट स्टील के जगह सपोज हमने प्रोवाइड कर दिया ब्रास, वी आर प्रोवाइडिंग ब्रास गोल्ड और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने ब्रास कंसीडर किया कि हमने ब्रास मटेरियल रेनफोर्समेंट के जगह प्रोवाइड कर दिया. ठीक है, अभी मैंने ब्रास मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, देन द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ ब्रास इज हायर देन दैट ऑफ कंक्रीट. तो क्या है, जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो क्या है वो ज्यादा है कंक्रीट से. कोएफिशिएंट ऑफ ब्रास जो है इज हायर देन दैट ऑफ कंक्रीट. देन व्हाट विल बी हैपन, at 40 degree Celsius the brass is going to expand. उसकी जो उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू कंक्रीट. और उसके वजह से क्या हो रहा है बेटा, उसके मींस क्या हो रहा है, जो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, 20 डिग्री पे हमने कास्ट किया था, बट जब टेम्परेचर बढ़ गया समर सीजन में तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रास मटेरियल है वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है मोर देन कंक्रीट, है ना, is going to expand, है ना, is going to expand more if the coefficient of thermal expansion as more than concrete, है ना. कंक्रीट से क्या, कंक्रीट से भी ज्यादा एक्सपांड होगा. क्यों ज्यादा एक्सपांड होगा, क्योंकि उसकी थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू कंक्रीट, है ना. देन concrete is expand less, or we can say concrete is expand less as compared to that of brass, है ना. कंक्रीट जो एक्सपांड होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि एज कंपेयर टू ब्रास कंक्रीट की जो थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो लेस है ना, इसलिए कंक्रीट जो है वो लेस एक्सपांड होगा एज कंपेयर टू ब्रास. इन दैट केस द बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड ब्रास विल बी ब्रेक. जब हमारा जो ब्रास है वो ज्यादा एक्सपांड होने की वजह से कंक्रीट एंड ब्रास में जो बॉन्डिंग है वो क्या हो रही है, वो ब्रेक हो रही है. अगर हमारी कंक्रीट और ब्रास की बॉन्डिंग अगर ब्रेक हो रही है ना, ब्रेक हो रही है है ना, देन we don't need this material, we don't use this material, है ना. And if this bond break between these two material, then no need, this reinforcement will not be counted, है ना. हमारा जो बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड ब्रास है वो अगर ब्रेक हो रहा है तो जरूरत ही नहीं उसकी यूज करके कोई फायदा ही नहीं है ना. देन इट इज actually the bond action between the reinforcement and concrete is required, है ना. जो दोनों कंक्रीट और रेनफोर्समेंट में बॉन्डिंग होनी चाहिए
अगर बॉन्डिंग रहेगी तो ही हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं होगा, फेल नहीं होगा। अगर दोनों मटेरियल में बॉन्डिंग ही नहीं है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, फेल ही हो जाएगा ना। ब्रेक हो रहा है मीन्स जो क्या हो रहा है, फेल ही हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। विच इज एक्चुअली ट्रांसफर एंड उसके वजह से क्या हो रहा है, सॉरी हाँ, तो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने की वजह से क्या है, बॉन्डिंग ही नहीं है, स्ट्रक्चर अपना ब्रेक हो रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है ना। इसलिए जो स्टील है और कंक्रीट है उसकी जो थर्मल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है नियर अबाउट सेम है, और नियर अबाउट सेम होने की वजह से जितना कंक्रीट एक्सपांड होगा उतना ही नियर अबाउट स्टील भी एक्सपांड होगा, और उस वजह से दोनों की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहेगी, स्टील की और कंक्रीट की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, और बॉन्डिंग अगर अच्छी रही तो स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक नहीं होगा, है ना। और कंक्रीट और स्टील क्या कर रहा है, विच इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग फोर्सेस फ्रॉम रेनफोर्समेंट टू द कंक्रीट, है ना। बॉन्डिंग अच्छे होने के वजह से जो फोर्सेस है रेनफोर्समेंट टू कंक्रीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो सक रहा है ना, बॉन्डिंग अच्छी है दोनों की, इसलिए वो क्या कर रहा है, रेनफोर्समेंट के जो फोर्सेस है वो कंक्रीट में ट्रांसफर हो रहे हैं। दैट इज वी नीड मटेरियल दैट्स हैव a quite significant equal thermal expansion as that of concrete, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, कि हमें दोनों में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों की थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर सेम है तो क्या हो रहा है बेटा, उसके वजह से क्या हो रहा है, अगर थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम है तो क्या हो रहा है, उसमें बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, और बॉन्डिंग अच्छी होने के वजह से वो दोनों अपने जो फोर्सेस है एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके फाइन, दैट्स व्हाई वी यूज स्टील एज अ रेनफोर्समेंट, और इसी वजह से हम स्टील एज अ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। क्यों हम स्टील एज अ रेनफोर्समेंट एज अ स्टील ही यूज करते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है, क्योंकि कंक्रीट और रेनफोर्समेंट और स्टील के थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो नियर अबाउट सिमिलर है, और सिमिलर होने के वजह से दोनों में अच्छे से बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग होने की वजह से हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। वही हमने अभी एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने अगर ब्रास और कंक्रीट अगर यूज कर दिया तो उसमें क्या हो रहा है कि ब्रास की जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कंक्रीट, और इन दैट केस कंक्रीट ब्रास जो है वो क्या होगा, मोर एक्सपांड होगा एज कंपेयर टू कंक्रीट, और जो ब्रास से ज्यादा एक्सपांड होने के वजह से, है ना, ज्यादा एक्सपांड होने के वजह से क्या हो रहा है, उसमें कंक्रीट और ब्रास में क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसमें बॉन्डिंग नहीं है ना। बॉन्डिंग नहीं होने के वजह से उसमें क्या डेवलप हो रहा है, मींस बॉन्डिंग न होने के वजह से जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ब्रेक हो रहा है। अगर ब्रेक ही होना है तो हम रेनफोर्समेंट क्यों करें ब्रास, है ना। इसलिए हम एज अ स्टील मटेरियल एज अ रेनफोर्समेंट करके यूज करते हैं। ओके इतना क्लियर है ना, ठीक है। then uh, then reinforcement in RCC means steel, reinforcement in RCC means क्या हो गया, स्टील हो गया, है ना। we have RCC बिल्डिंग एज वेल एज स्टील बिल्डिंग, हमारे पास RCC बिल्डिंग भी हम बनाते हैं और स्टील बिल्डिंग भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। कंक्रीट इज सच वीक मटेरियल, कंक्रीट क्या है, वीक मटेरियल। हम स्टील बिल्डिंग भी बनाते हैं, आरसीसी बिल्डिंग भी बनाते हैं, और क्या हो रहा है, बट कंक्रीट क्या है, वीक है इन कॉम्परेशन, है ना। कंक्रीट इज सच अ वीक मटेरियल, है ना। अगर कंक्रीट हमारा वीक है देन देन then we can why we are using then why we are using concrete, है ना, that is needing support। अगर हमारा कंक्रीट वीक है ना, तो हम कंक्रीट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंक्रीट को तो सपोर्ट लग रहा है ना। सपोर्ट कौन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है स्टील। सपोर्ट क्या दे रहा है, कौन दे रहा है, स्टील दे रहा है ना। देन अगर हम एंटायर स्ट्रक्चर अगर स्टील का ही बना सकते
सकते हैं। अगर हम स्टील का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आरसीसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट कंक्रीट तो ऑलरेडी इतना वीक मीन्स कॉम्प्रेशन जो टेंशन में वीक है, सॉरी टेंशन में वीक है कंक्रीट, तो हम कंक्रीट यूज करके क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग? तो उसके पीछे का जो रीजन है ये है वो क्या है? क्या है बेटा? बताओ, कोई बता सकेगा? है ना? देखो, जब हम स्टील बिल्डिंग स्टील अगर यूज करके हम बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, तो क्या हो रहा है वो जो हम स्टडी करेंगे वो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आपको पार्ट है ना, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्टील मटेरियल यूज करके मींस स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. ओके. If the steel is that much stronger stronger, then why we are studying or using RCC? Then what is the reason behind that? The reason is behind that. What is the reason? क्योंकि RCC is इकोनॉमिकल है. RCC क्या है? मीन्स इकोनॉमिकल है, मीन्स कंक्रीट जो है वो इकोनॉमिकल है ना. आरसीसी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू स्टील स्ट्रक्चर. आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू स्टील स्ट्रक्चर, है ना. आरसीसी ड्यू टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट्स व्हाई आरसीसी स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होने के वजह से, है ना. आरसीसी क्यों इकोनॉमिकल आरसीसी स्ट्रक्चर? क्योंकि कंक्रीट जो हम यूज करते हैं आरसीसी, वो जो है वो बहुत चीपर मटेरियल है देन स्टील, है ना. आरसीसी स्ट्रक्चर क्यों इकोनॉमिकल है? आरसीसी स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल बिकॉज कंक्रीट इज very much cheaper material than steel, because concrete is very much cheaper material than steel. ठीक है, कंक्रीट क्या है? बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू स्टील. अदर साइड, not only economical point of view, but from safety, fire, corrosion point of view, है ना, as well. मीन्स अगर हम देखा जाए तो आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा क्या है? इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू स्टील, बट अकॉर्डिंग बट लाइक अ सेफ्टी पर्पज, देन फायर पर्पज एंड करोजन पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्ट्रक्चर तो इकोनॉमिकल है ही, बट फायर एंड करोजन सेफ्टी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो आरसीसी जो है वो बेटर है ना. The RCC structure are preferred over a steel structure. That's why RCC structure are preferred over a steel structure. Okay. So both of these type of structure, steel structure and RCC structure, are having their various advantages and disadvantages. Okay. तो हम अभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे. ठीक है. देन व्हाट इज अ कंक्रीट? कंक्रीट, अभी हमने रेनफोर्समेंट देख लिया है ना, रेनफोर्समेंट की डिटेल्स मैंने बता दी. देन व्हाट इज अ कंक्रीट? है ना, कंक्रीट जो है वो हम ऑलरेडी कंक्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं. देन आई एम शॉर्टली टेलिंग यू व्हाट इज अ कंक्रीट. Concrete is not a single material. Concrete is not a single material like a steel, है ना. Concrete is not a single material like a steel. We know as like a steel. We know as a single material. Steel may manufactured in your in industry. है ना, स्टील कहाँ पे मैन्युफैक्चर है? स्टील एज अ सिंगल मटेरियल, है ना. वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है ना. Industry, whatever this action coming on the steel, they look like exactly सेम, दे लुक लाइक अ होमोजीनियस, है ना. आपने देखा होगा जो रेनफोर्समेंट बार है बराबर, वो कहाँ पे? इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्ट होते हैं, और इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्ट होने के वजह से उसके जो सपोज 20 mm बार, 8 mm बार, 10 mm बार, वो सेम दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम दिखते हैं. मीन्स लुक लाइक अ होमोजीनियस दिखते हैं. 8 mm का बार लो,
आप 2-3 बार 8 mm के देखो, एग्जैक्टली सेम दिखेगा, उसमें कुछ चेंजेस दिखेंगे क्या? नहीं, सेम डायमेंशन सेम, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बनते हैं, है ना? बट सेम इज नॉट इन द केस ऑफ कंक्रीट। बट कंक्रीट में ऐसा नहीं है। कंक्रीट में क्या है? बिकॉज कंक्रीट इज मेड अप ऑफ सीमेंट। कंक्रीट किससे बनता है? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। कंक्रीट किससे बन रहा है? फाइन एग्रीगेट, सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट। ओके, one more material we are using here. Which material we are using here? Water. Most important part is water. Without water concrete cannot be made, है ना? तो water जो है वो एक बहुत important part है concrete करने के लिए, concrete बनाने के लिए, है ना? और वो जो concrete है वो हम on the spot बनाते हैं, on the spot बनाते हैं। तो वहाँ पे जो वेरियस मीन्स वहाँ पे वाटर की क्वालिटी, उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना, वो मीन्स एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है। बट हम अगर स्टील को देखते हैं तो स्टील जो है वो इंडस्ट्री में बनती है, तो वहाँ पे सब कुछ रूल्स एज पर आईएस को सब कुछ फॉलो किया जाता है और वो बनाया जाता है ना? तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ क्या हमने अभी तक क्या देखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि आरसीसी मीन्स क्या है? रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट में रेनफोर्समेंट जो है, रेनफोर्समेंट क्या है? वो क्या कर रहा है? टू सपोर्ट करता है। वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? कंक्रीट को, है ना? कंक्रीट को सपोर्ट करता है। बट कंक्रीट को सपोर्ट की क्यों जरूरत है? क्योंकि कंक्रीट जो है वो कंक्रीट जो है कॉम्प्रेशन कंक्रीट कॉम्प्रेशन में अच्छा है बट टेंशन में वीक है ना? टेंशन में क्या है? वीक है। और टेंशन में वीक होने की वजह से वो क्या करता है? वो किससे सपोर्ट लेता है? वो रेनफोर्समेंट से सपोर्ट लेता है ना? और मैंने एक एग्जांपल भी बताया था आप लोगों को कि थर्मल कोएफिशिएंट हम कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट मींस आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील ही क्यों यूज करते हैं। मैंने एक अच्छा सा एक एग्जांपल आपको बताया स्टील क्यों यूज करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? क्योंकि जो स्टील है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस है। और कंक्रीट की कितनी बेटा? 1.1 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस है ना? तो नियर अबाउट दोनों की जो कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है थर्मल एक्सपेंशन की वो नियर अबाउट सेम है ना? दोनों की कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू सेम है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? मैंने एक एग्जांपल बताया था, अगर हम सपोज मैं एक बीम कास्ट कर रही हूँ, मैं ब्रास मटेरियल अगर यूज कर रही हूँ, तो ब्रास मटेरियल अगर मैं यूज कर रही हूँ स्टील के जगह पे कंक्रीट के साथ, तो ब्रास की जो थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन की वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। और उस केस में क्या हो रहा है? कंक्रीट की ब्रास की जो थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? ब्रास जो है वो ज्यादा एक्सपांड होगा, है ना? ब्रास ज्यादा एक्सपांड होगा एज कम्पेयर टू कंक्रीट, और कंक्रीट कम एक्सपांड होगा। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है कि ब्रास और कंक्रीट में क्या नहीं आ रहा है? बॉन्डिंग नहीं आ रहा है। ब्रास और कंक्रीट में क्या आ रहा है? बॉन्डिंग नहीं आ रहा है। और बॉन्डिंग न होने की वजह से और क्या होता है? बॉन्डिंग न होने की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है ना? तो हमें स्ट्रक्चर ब्रेक होने देना है क्या? नहीं, स्ट्रक्चर हमें ब्रेक नहीं करना है, स्ट्रक्चर हमें सेफ बनाना है। और इसी रीजन से हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं स्टील, वो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू और कंक्रीट की सेम होने के वजह से जितना कंक्रीट हमारा एक्सपांड होगा उतना ही स्टील हमारा एक्सपांड हो रहा है। और दोनों मटेरियल एक साथ एक्सपांड होने की वजह से हमारा स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से डेवलप हो रही है ना? बॉन्डिंग जो है दोनों में अच्छे से डेवलप हो रही है। और बॉन्डिंग अच्छी रहने की वजह से जो फोर्सेस है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स रेनफोर्समेंट जो है वो अपना फोर्स क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है कंक्रीट को। और फोर्स ट्रांसफर होने की वजह से हम आरसीसी स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। अगर हमारा कंक्रीट जो है वो स्टील में अगर टेंशन में वीक है
तो वो क्या करेगा, रेनफोर्समेंट उसको अपना क्या प्रोवाइड कर रहा है, फोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रांसफर कर सक रहा है। क्यों ट्रांसफर कर सक रहा है, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग क्या है, अच्छी है, वो एक दूसरे को फोर्सेस ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे को फोर्सेस ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस वजह से दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छे होने की वजह से क्या हो रहा है हमारा, और वो किसकी वजह से हो रहा है, थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू दोनों की सेम होने के वजह से, है ना, सेम होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो फोर्सेस ट्रांसफर कर सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली एक्सपांड हो रहे हैं, है ना। और इस वजह से हम आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील मटेरियल एज अ रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। देन अभी मैंने नेक्स्ट आपको बताया कि नेक्स्ट हमने देखा कि इसमें कि स्टील, हाँ, स्टील अगर इतना इफिशिएंट है ना, मीन्स वो टेंसाइल एंड कॉम्प्रेशन, टेंसाइल टेंशन, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव फोर्सेस में अच्छे से डेवलप होते हैं, बट कंक्रीट में नहीं हो रहा है, तो स्टील इतना इफिशिएंट है, देन हम स्टील स्ट्रक्चर ही क्यों ना प्रोवाइड करें। बट मेन ये भी रीजन है कि आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिकल है, आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा क्या पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा, है ना, एज कम्पेयर टू स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टील की कॉस्टिंग ज्यादा है ना। तो आरसीसी स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल है, और आरसीसी स्ट्रक्चर अगर इकोनॉमिकल है, क्यों है, ड्यू टू कंक्रीट, कंक्रीट जो है वो मच वेरी मच चीपर मटेरियल देन स्टील, है ना, बहुत सस्ते में पड़ जाता है एज कम्पेयर टू स्टील। एंड और क्या एडवांटेजेस है, अकॉर्डिंग देन सेफ्टी, फायर, corrosion पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इट इज सेफ, है ना। तो इस वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, हम इस वजह से भी आरसीसी स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं। Already we have studied this subject in 5th semester. Then what is the RCC? RCC means reinforced cement concrete. Reinforced cement concrete. We already know that the concrete, the strength of concrete is less in tension. In tension, concrete should be weak, but in compression, the concrete will be good. Okay. So here we can introduce why we are using reinforcement in concrete to improve the strength of concrete in tension also. That's why we are improve the reinforcement in concrete. Okay. Here there are three methods of RCC. Then first is working stress method, and second one is ultimate stress method and limit stress method. Okay. Then in working stress method and ultimate stress method, this portion is asked in GATE. Is only 2 to 4 marks. That's why we cannot focusing on that topic. We are focusing on limit state method. Okay. In GATE, limit state method is asked for limit state method पे आपके maximum 8 marks के क्वेश्चन जो है वो लिमिट स्टेट मेथड पे आते हैं, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सेकंड वन इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ओके, देन व्हाट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मींस क्या है, इट कंटेन डिफरेंट limit state of collapse means क्या, it contain different types of forces. Limit state of collapse means क्या है, it contain different types of forces like a shear force, sorry, in limit collapse
collapse, it contains different type of forces like shear force, bending moment, torsion, bending stresses, shear stresses, and combination of number of type of stresses. Okay. We can see our structure gives how much resistance against the types of combination of loads. Then if we get the more resistance than our structure, then it is a stress. Okay. Now in limit state of collapse, we are considering different types of loads like a shear force, bending moment, shear stress, bending stress, etc. Okay. And what is the limit of serviceability? Limit state of serviceability means क्या? It is a long life and durability of the structure. It's a long life and durability of structure. It can contain like a cracking, corrosion, erosion of reinforcement, and it will give the deflection also. ठीक है? तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था व्हाट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कैसे होता है? ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी स्ट्रक्चर. मींस अगर स्ट्रक्चर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स अगर आ रहे हैं लाइक अ शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शियर स्ट्रेस, देन it is called as a limit state of collapse. And what is the limit state of serviceability? Limit state of serviceability means it means like a durability of the structure and lifeline of the structure, that is the long life of the structure. ठीक है? तो in limit state of serviceability में हम consider करते like it contains like a cannot contain like a cracks नहीं आने चाहिए आपके स्ट्रक्चर करोजन नहीं होना चाहिए, आपके स्ट्रक्चर में इरोजन नहीं होना चाहिए, इसमें परमानेंट डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत कम होना चाहिए. ठीक है? तो ये जो है वो हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में कंसीडर करते हैं. ओके. तो एज पर अवर गेट पॉइंट ऑफ व्यू हम लिमिट स्टेट ऑफ मेथड पे फोकस करेंगे क्योंकि उसपे मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. And as per IES, if we are going to IES, UPSC, in that case we have to focusing on limit state, ultimate state method and working stress method also. But as per our gate point of view, we are focusing on limit state method. Okay. तो limit state of method के लिए हम कौन सा IS कोड यूज करते हैं? लिमिट स्टेट ऑफ मेथड के लिए हम IS 456-2000 ये IS कोड यूज करते हैं. ठीक है? Then limit state of collapse. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है व्हाट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मींस क्या है? इट मींस इट कंसीडर लाइक अ शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, लाइक अ वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लोड. ठीक है? तो यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में यहाँ पे आपको एज पर IS 456-2000 में आपको दिया है क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए. तो 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 LL means that's called as an imposed load also. ठीक है? उसको हम लाइव लोड भी कहते हैं और imposed लोड भी कहते हैं. ठीक है? Then also here the combination of ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 1 लाइव लोड प्लस डेड लोड प्लस माइनस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड. ठीक है? तो ये जो कॉम्बिनेशन है हम यूज करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए. Then what is the plus and minus sign? तो प्लस और माइनस इसलिए कि आपकी x और y डायरेक्शन जो रहती है हम लोडिंग के लिए यूज करते हैं. x एंड y एक्सिस वी हैव टू ऑलरेडी नो दैट. ठीक है? अगर आपका x डायरेक्शन पॉजिटिव मींस क्या रहेगा आपका ऑन राइट साइड एंड ऑन लेफ्ट साइड इट कंसीडर एज अ नेगेटिव. अपवर्ड इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज अ नेगेटिव x. ठीक है? So negative x, negative y, then positive x and positive y is denote the positive and negative sign. ठीक है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड जो है वो एक साथ कंसीडर नहीं करते. कभी भी अर्थक्वेक लोड और विंड लोड एक साथ कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि एक तो अर्थक्वेक लोड आएगा या फिर विंड लोड आएगा. दोनों भी फोर्सेस जो है साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी टू एक्ट टुगेदर
है ना, दोनों भी एक साथ एक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. एंड व्हाई वी आर यूजिंग बोथ, वी आर कंसीडरिंग बोथ लोड टू इंक्रीज अवर कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, है ना. अगर दोनों एक साथ एक्ट हो ही नहीं सकते तो हम दोनों को एक साथ एक्ट हो ही नहीं सकते, तो क्यों हम उसको यूज करके हमारी बिल्डिंग का जो कॉस्ट है इंक्रीज करें. तो ध्यान में रखना है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं होगा, एक लोड एक्ट होगा या फिर अर्थक्वेक लोड एक्ट होगा. देन दीज आर द सम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आपको गिवन है. ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको 1 डेड लोड प्लस 1 लाइव लोड, 1 डेड लोड प्लस माइनस, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड एक साथ एक्ट नहीं होता है, तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक्ट होगा. तो ये हो गया इसके कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लोड. देन नेक्स्ट लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स. लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स, तो हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स, हम लिमिट स्टेट मेथड पढ़ने वाले हैं. उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर फ्लक्सुअल, अंडर शियर एंड अंडर टॉर्शन. आपने मैंने पहले ही बताया कि कोलैप्स कैसे होता है, ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो फोर्सेस मीन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मीन ड्यू टू फ्लक्चर, है ना. आपके जो कोलैप्स, आपका जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कैसे होगा, ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस में क्या होगा, ड्यू टू शियर, ड्यू टू फ्लेक्चरल एंड ड्यू टू टॉर्शन, है ना. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ड्यू टू फ्लेक्चरल कंडीशन. ठीक है, देन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ड्यू टू फ्लेक्चरल कंडीशन, then there are some assumptions we are used as per IS 456-2000. तो assumptions क्या है आपके, remain plane before bending and after. आपका जो सेक्शन है वो प्लेन रहेगा after bending. It means the strain variation throughout the cross section from top to bottom is linear. Strain variation throughout the cross section from top to bottom is linear and it changes from compression to tension. Changes from compression to tension means suppose simply supported beam अगर हम यूज कर रहे, in that case टॉप में क्या रहेगा. अगर वही हम कैंटिलीवर बीम अगर यूज करते हैं, इन दैट केस टॉप में क्या आएगा, आएगा टेंशन एंड बॉटम में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा. ठीक है, देन सेक्शन इज प्लेन. सेक्शन क्या रहेगा, प्लेन रहेगा. इट कैन नॉट बी टिल्ट, वो टिल्ट नहीं होगा. इट शुड बी इंक्लाइंड बिकॉज स्ट्रेन इज एक्ट. बट आपका जो सेक्शन है वो क्या रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा. कैसे, तो मैंने आपको आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा. एक सेकंड, तो यहाँ पे सपोज मैं एक डायग्राम में बना रही हूँ. ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे. तो ये हो गया मेरा सपोज एक बीम. ठीक है, पन्नी पन्नी ये लेकिन कंसीडर करो ये मैंने लास्ट वेट ठीक है, ये बीम हो गया. यहाँ से मेरी न्यूट्रल एक्सिस आ गई. तो हम यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर बनाते हैं, ये ड्रॉ नहीं हो रहा है. तो इस तरह से हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा वो रेनफोर्समेंट रहेगा, उसके सेंटर से हम निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, तो ये जो लाइन है वो क्या है,
इंक्लाइंड है, ये जो लाइन दिख रही है वो क्या है, इंक्लाइंड है आपकी, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, टिल्ट नहीं हो रही है, वो स्ट्रेट ही है, बट क्या है, इंक्लाइंड है। तो स्ट्रेट वेरिएशन इज लीनियर, ठीक है। देन मैंने बोला था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो वी हैव ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोगों को पता है कि कंक्रीट के लिए कितना होता है और स्टील के लिए कितना होता है। तो ये मैक्सिमम टाइम गेट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फॉर कंक्रीट कितना रहेगा 1.5 एंड फॉर स्टील इज 1.15। तो ये फॉर कंक्रीट 1.5 क्यों लेते हैं, क्योंकि कंक्रीट में और स्टील जो है, कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टील, बिकॉज स्टील जो है वो हम फैक्ट्री से बना के आप रेडीमेड यूज करते हो, तो फैक्ट्री से आता है, तो एज पर अवर एनवायरमेंटल कंडीशन देन दिस फैक्टर्स इज अफेक्ट, वो एज पर आईएस स्टैंडर्ड वो फॉलो करके जो रेनफोर्समेंट बार रेडी करते हैं, इसलिए उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो कम है। बट इन कंक्रीट जो यूज करते हैं ऑन द स्पॉट ऑन द साइड, हम क्या कराते हैं, कंक्रीट मिक्स करते हैं और कंक्रीट बनाते हैं। तो कंक्रीट जब बनाते हैं तो ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ड्यू टू डस्ट, ड्यू टू वाटर, उसमें क्या होता है, एज पर स्टैंडर्ड, सपोज हमें जो वाटर क्वालिटी है जो रिक्वायर्ड है वही हम चेक करके यूज नहीं करते, जो वाटर अवेलेबल है वही यूज करते हैं, और उसके वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कंक्रीट के लिए हम ज्यादा लेते हैं बट स्टील के लिए कम है, ठीक है। देन डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो रहता है वो 0.446 एफसीके रहता है। तो 0.446 एफसीके कैसे आया, तो वी नो दैट द डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमें पता है। तो देन डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो कि है एफडी इक्वल्स टू एफसीके अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ, देन व्हाट इज द पार्शियल फैक्टर, व्हाट इज द एफसीके, एफसीके आप एफसीके लो या फिर एफवाई लो, ठीक है। आप एफसीके means characteristic strength of any material, FD equals to characteristic strength of any material divided by partial factor of safety, ये आपको फॉर्मूला दिया है एज पर IS कोड 456-2000 में, ओके। तो जो हमारा एफसीके है, तो एफसीके जो रहेगा, अब अगर हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो हम एफसीके लेंगे, अगर हम स्टील मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हम उसको एफवाई से डिनोट करते हैं। तो एफसीके अगर यूज कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपका कंक्रीट का कितना है, वो है 1.5। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 0. एफसीके ठीक है, एफडी का फॉर्मूला जो है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल। तो मैं कंक्रीट ले रही हूँ, तो एफसीके अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट कितना, वो है 1.5, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1.5 यूज करेंगे, तो कितना आ गया, कितना आएगा, सॉल्व करो, 0.446 एफसीके, कैलकुलेट सबके पास निकालो कितना आएगा, 0.67 एफसीके, कितना आएगा, 0.67 एफसीके आया क्या, कैलकुलेट सबके पास, हाँ हाँ आ रहा है 0.67 एफसीके, करेक्ट, ठीक है। तो वो आज हमारा 0.67 एफसीके, 0.67 एफसीके हमारा क्या आ रहा है, एफडी। तो हमें डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक बार मैं भी कर 1/1.5 0.67 एफसीके आ रहा है। फिर से
67, तो हमने यहाँ पे 0.446 एफसीटी लिखा है, ठीक है। तो कैसे आया, तो 67 जो है मीन्स 0.67 जो है वो क्या है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। वो क्या है 67 जो है मीन 67%, 0.67 जो आ रहा है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लाइक अ शियर फोर्स एक्ट हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है, तो वो जो फोर्सेस है वो कंसीडर कर रहा है। तो हम कितने कंसीडर करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, स्ट्रक्चर के अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 67%। कितनी होती है, 67% जो है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है स्ट्रक्चर के अंदर। तो वो जो है वो हमारा 67% आया है। तो वो जो 67% है मीन 0.67 एफसी के अपॉन क्या करेंगे, एफसी के अपॉन क्या रहेगा, फिर से हमें क्या करना है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना है। वो कितना है कंक्रीट का 1.5। तो अब जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी हमारी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो वो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.446 एफसीके, 446 एफसीके। ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये समझ में आ गई वैल्यू कैसे निकाली है। हमें पता है डिजाइन स्ट्रेस का फॉर्मूला, डिजाइन स्ट्रेस का फॉर्मूला मींस एफडी इक्वल्स टू क्या है, एफसीके मींस एफसीके और एफवाई ले सकते हो, है ना। एफवाई अगर ले रहे हो तो आप क्या आएगा, अगर आप निकाल रहे हो तो क्या आएगा, एफवाई अपॉन 1.15। तो एफवाई अपॉन 1.15 अगर करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.87 एफवाई आ रही है। तो आप जो न्यूमेरिकल में यूज करते हो 0.87 एफवाई वो कैसे आई है, आपको पता है एफडी इक्वल्स टू क्या है, एफवाई अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मींस आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.87 एफवाई। तो सेम यहाँ पे हमने निकाला है कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, हमें पता है कि एफडी इक्वल्स टू क्या है, एफसीके अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1.5। अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है 0.67 एफसीके और 67 क्या परसेंट क्या है, ये है कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रक्चर के अंदर जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो कितनी रहती है, 67% रहती है। इसलिए हमने क्या किया, फिर उसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया, तो हमें डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल रही है 0.446 एफसीके, ठीक है। देन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर हूँ, ठीक है, तो मैंने अभी निकाली थी इसके पहले। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर निकालते हैं तो मैक्सिमम कंप्रेशन जोन आपको पता है कहाँ पे रहता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन क्या रहता है, कंप्रेशन जोन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पोर्शन जो रहता है वो टेंसाइल जोन रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो वो कितनी रहती है बेटा, वो रहती है 0.0035 एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इन HYSD बार वो क्या रहता है 0.002 प्लस 0.FYES। तो मीन्स ये जो आपकी डायग्राम है ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैंने रेनफोर्समेंट निकाला, उसके सेंटर से अगर मैं जाती हूँ तो हम यहाँ पे देखते हैं ये डायग्राम नहीं आ रही है, न्यूट्रल
एक्सिस के ऊपर का पोर्शन कॉम्प्रेशन जोन है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पोर्शन है वो टेंसाइल जोन है। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है, वो रहती है 0, मिनिमम स्ट्रेन इन HYLG कितना रहता है 0.02 प्लस 0.87 F1। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, वेट करो 5 मिनट। ये हो गया, तो आपको पता वो ये ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया हमारा कॉम्प्रेशन जोन और ये हो गया हमारा टेंशन। तो यहाँ पे मैंने अगर डायग्राम बनाई है, ये मेरी रहेगी स्ट्रेस स्ट्रेन इस तरह से डायग्राम। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो कितनी है बेटा, वहां पे है 0.035, ठीक है, वो रहती है 0.035 और यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES, Fy इंटू ES, ठीक है। तो ये वैल्यू है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये हो गया आपका, कितना समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ किसको कुछ डाउट है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको लिमिट सेट मेथड में लिमिट सेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट सेट ऑफ सर्विसेबिलिटी देखना है। तो लिमिट सेट ऑफ कोलैप्स किसके वजह से होता है, ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, देन शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, वेरियस टाइप्स ऑफ लोड कॉम्बिनेशन, है ना। और देन व्हाट इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी मींस क्या है, का मीनिंग है कि इट इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो रहता है मींस इसमें हमें क्या करना है, टू प्रिवेंट आवर स्ट्रक्चर फ्रॉम क्रैकिंग, इरोजन, करोजन एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। Then what is the factor of safety? Partial factor of safety. Partial factor of safety for concrete is 1.5 and for steel is 1.15. Concrete की partial factor of safety steel से ज्यादा रहेगी क्योंकि on the spot हम करते हैं। Then design compressive stress कितनी रहती है, 0.446 FCK रहेगी। मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कितना रहेगा, वो रहेगा 0.0035 and minimum strain in HYLG bar वो रहेगा equals to 0.002 plus 0.87 Fy upon ES, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। As per IS 2000 in the limit state design of a flexural member, the strain in reinforcing bar under tension at ultimate state should not be less than। तो ये क्वेश्चन 2012 में 1 मार्क्स के लिए आया है। तो अभी हमने देखा था कि इन टेंसाइल जोन में क्या रहता है, 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES, है ना। ये अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है बेटा, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, FD के फॉर्म में दे दिया। FD मीन्स मैंने अभी बताया था, FD मीन्स क्या है, व्हाट इज FD। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको FD के टर्म में दे दिया। FD मैंने बोला था डिजाइन स्ट्रेंथ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ FD। FD का फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। Then characteristic strength of any material, suppose यहाँ पे हमने Fy अगर पुट किया तो partial of factor of safety कितना आएगा, कितना आएगा 1.5 1.15 नहीं, स्टील के लिए कितना रहेगा 1.15, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.87 Fy होता है ना। अभी जो हमने लास्ट वाला देखा था तो वहां पे 0.87 Fy लिया था, 0.87 Fy है ना, 0.002 प्लस 0.87 Fy ऐसा फॉर्मूला था। तो हमने क्या किया, पॉइंट ये जो टर्म है इसको क्या किया इन्होंने
Fy अपॉन 1.15 के टर्म में लिखा है, दिख रहा है? तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो Fy अपॉन 1.15 कहाँ से आया, वहां पे तो 0.87 Fy चाहिए था, तो ये Fd के टर्म में लिखा है। ठीक है, ये समझ में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द सेफ्टी ऑफ आरसी स्ट्रक्चर इज चेक फॉर appropriate combination of dead load, imposed load, then wind load, earthquake load. Which of the following load combination is not considered? है ना, इसमें से ये क्वेश्चन 2004 में आया है 1 मार्क्स के लिए। तो बताओ इसमें का आंसर क्या रहेगा और क्यों रहेगा वो आंसर? बताओ। Because earthquake or wind load. हाँ, Earthquake load and wind load. वो एक साथ ऐड नहीं हो सकता। आपकी आवाज कट रही है ना, कौन बता पाएगा? बिकॉज मैम अर्थक्वेक लोड और वाइंड लोड वो एक साथ ऐड नहीं हो सकता। ओके, करेक्ट। हाँ, तो यही आंसर मैंने लास्ट टाइम मीन्स ये आंसर मैंने लास्ट पीपीटी में आपको बताया था। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना है कि ठीक है 0.9 डेड लोड 1.5 विंड लोड है, ये कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, 1.5 डेड लोड 1.5 विंड लोड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। बट इन ऑप्शन सी में आपको विंड लोड और अर्थक्वेक लोड उन्होंने लिया है, तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ ऐड नहीं होते। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लास्ट पीपीटी में बताया था कि दोनों भी साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं होंगे, एक तो विंड लोड एक्ट होगा, नहीं तो अर्थक्वेक लोड एक्ट होगा। तो ये बहुत सिंपल आंसर है इसका कि इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से वेरियस लोड कॉम्बिनेशन दे दिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड इन्होंने अलग अलग दे दिया है, बट वो अलग नहीं रहेगा, एक तो विंड लोड नहीं तो अर्थक्वेक लोड आपको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसका सॉल्यूशन क्या है, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड आर नॉट साइमल्टेनियसली कंसीडर्ड। ठीक है, देन maximum strain in an extreme fiber, in concrete and in tension reinforcement FE 415 grade and ES 200 kilonewton per mm square in a balance section at limit state of flexural are respectively। तो इसका जो ये क्वेश्चन है 2003 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो अभी हमने देखा था कि आपकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थी, हमारी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रहती है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गई, ये एक्सिस हो गई, एक्सिस मैंने बोला था इस तरह से आपका ये आएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, मैक्सिमम कंप्रेशन फोर्स में क्या रहता है 0.0035 है ना। तो एक तो आंसर आपका क्लियर हो गया है कि 0 एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट बोला, एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट वो तो रहेगा 0.005। नेक्स्ट हमें बोला है कि एन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट में भी मुझे पता है कितना रहता है 0.87 Fy, सॉरी 0.87 Fy अपॉन ES। ठीक है, यहाँ पे ES पुट करना है, क्या रहेगा 0.002 है ना, तो 2
ठीक है, तो आपको पता है कि इंटेंशन में आपका क्या रहेगा 0.002 प्लस 0.87 F/E ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक तो सी और एक तो ए। तो फर्स्ट क्योंकि 0.0035 आपके ये दो ऑप्शन में से एक में ही दिया है, हाँ नहीं है, तो आप ये दोनों में से एक करेक्ट आंसर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। Fy की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 415 एंड ES की वैल्यू आपको गिवन है 200, है ना। तो यहाँ पे पुट करो, तो आपका जो आंसर आ रहा है आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इज 0.0038, 0.0038 ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए की करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है, ये देखो EC क्या है आप 0.0035, EST कितना है 0.002, जो अब तक हमने पढ़ा है उसी के ऊपर के ही क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in limit state design method of concrete structure, the recommended partial material safety factor for steel according to IS 456/2000 ये जो क्वेश्चन है 2004 में आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा था। मैंने अभी बताया था कि फॉर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील कितना रहता है 1.15, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एज पर IS 456/2000 क्या रहेगा, कंक्रीट के लिए कितना है 1.5। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2005 में पूछा था फॉर कंक्रीट के लिए कितना रहेगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देन इन 2009 फिर से आपको ये क्वेश्चन आया है कि फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रिकमेंडेड बाय IS 456/2000 फॉर estimating the design strength of concrete and reinforcing steel are respective। तो स्टील और कंक्रीट के लिए कितना रहेगा, तो वो क्या है आंसर आपका, फर्स्ट उन्होंने कंक्रीट बोला है देन स्टील बोला है, तो स्टील कंक्रीट के लिए कितना रहता है 1.5 एंड स्टील के लिए 1.15। ठीक है, ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए आया था। देन व्हाट इज द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी डील्स विद मेनली, मैंने बोला था कि किस पे डील करता है, कंप्रेशन रहेगा क्या, नहीं, टेंशन रहेगा क्या, नहीं, बॉन्ड रहेगा क्या, नहीं, क्रैकिंग है ना, क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, इरोजन एंड करोजन, सर्विसिबिलिटी पे क्या क्या कंसीडर करते हैं, क्रैकिंग, इरोजन, करोजन एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, read the following two statements. 1. Maximum strain in concrete at the out compression fiber is taken to be 0.0035 in bending. Second, ये आपको पता है कि कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन जोन में कितना रहता है 0.0035, करेक्ट है। Then maximum compression strain in concrete in axial compression is taken as 0.002. Keeping the provision of IS 456/2000 on limit state design in mind, which of the following is true, है ना। तो compression strain ही concrete में भी आपका जो रहता है, तो ये जो आपकी डायग्राम रहेगी इस तरह से, तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे भी एक रहता है जहाँ पे आपका पैराबोलिक सेक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से पैराबोलिक सेक्शन तो आपका तैयार होता है ना। यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे जो रहता है वो वैल्यू रहती है आपकी 0.002, यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो 0.002 एंड यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी 0.0035। इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, है ना, ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्रीप कोएफिशिएंट। ठीक है, तो क्रीप मींस क्या है? क्रीप मींस क्या है? इट इज द टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। क्रीप क्या है? टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है। ठीक है, मींस आफ्टर सम ईयर वी हैव टू गेट द क्रीप। टाइम डिपेंडेंट, आफ्टर सम ईयर मींस बहुत सालों के बाद जो है आपके स्ट्रक्चर में क्या आएगा? क्रीप आएगा। और ये जो क्रीप है इन स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड एज अ permanent deformation and permanent deformation and क्रीप किसके वजह से एक्ट होता है? क्रीप एक्ट होता है ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड है, व्हाट इज अ डेड लोड? डेड लोड इज अ सल्फेट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जो सल्फेट है उसके वजह से क्रीप एक्ट होता है। तो EC is EC equals to 5000 under root of FCK. That is called as a short term elastic modulus. It is called as a short term elastic modulus. Then what is a short term elastic modulus? Short term elastic modulus क्यों कहा जाता है? Because in that case we cannot use a creep. हम क्या कर रहे हैं इस केस में? शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस में हम क्रीप इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। बट इन लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस, जो आपको ECR का जो फॉर्मूला दिख रहा है, EC अपॉन 1 प्लस थीटा, देन व्हाट इज EC? EC इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। तो इसमें जो है मींस लॉन्ग टर्म इलास्टिक में हम क्रीप कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉल इट इट्स अ लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस में हम क्रीप कंसीडर नहीं करते क्योंकि क्रीप मींस क्या है? क्रीप कैसे एक्ट होता है? इट इज अ टाइम डिपेंडेंट। क्रीप क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। मींस बहुत सालों के बाद आपको क्रीप का डिफॉर्मेशन आपको दिखता है ड्यू टू डेड लोड, है ना? आपको स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन आने वाला है। बहुत सालों के बाद आपको जो डिफॉर्मेशन दिखता है ड्यू क्रीप जो रहता है, तो टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए हम शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस में नहीं कंसीडर करते, बट इन लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस में हम क्रीप कंसीडर करते। तो ध्यान में रखना है कि क्रीप किसके वजह से होता है? क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, then it's due after some year to get some deformation in our structure due to dead load. किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू डेड लोड। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको इसी का ध्यान है और इससे आता। देन हम देखेंगे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। देन इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस मींस क्या है? तो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको पता है, ये मेरी हो गई। सपोज ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसी को मैंने अगर टैंजेंट ड्रॉ किया, उसका क्या किया मैंने? और अगर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो इस तरह से मुझे जो टैंजेंट मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अगर टैंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो वैल्यू रहेगी, ये जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल रहेगा टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद, वो जो रहेगा वो रहेगा मेरा, वो रहेगा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। वो वैल्यू जो मिलेगी वो रहेगी मेरी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। यहाँ पे लिखा है स्लोप टेंजेंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम जो स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। देन व्हाट इज द सेकंड मॉडुलस? सेकंड मींस क्या? से ये जो मेरा कर्व है इसको मैं क्या कर रही हूँ? इस कर्व पे एक पॉइंट कंसीडर कर, कर्व पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। सपोज ये कर्व है, उस पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो वो जो पॉइंट से, वो जो पॉइंट है उससे हम क्या ओरिजिन कंसीडर करें, कनेक्टेड टू ओरिजिन। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसको सपोज मैंने ये पॉइंट कंसीडर,
सपोज मैंने यहाँ पे कहीं तो भी एक पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा, वो पॉइंट मैंने एक कर्व से स्ट्रेट कर्व पे एक पॉइंट ले लिया है और वो पॉइंट को मैं क्या करूंगी, ओरिजिन से कनेक्ट करूंगी। पॉइंट को मैं क्या, ओरिजिन से इस तरह से कनेक्ट करूंगी। तो ये जो कनेक्ट करने के बाद जो मुझे कर्व मिलेगा दैट इज द सेकंड मॉड्यूलस। वो जो रहेगा वो रहेगा मेरा सेकंड मॉड्यूलस। तो ये मेरा डिनोट किया जाता है ई एस। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है स्लोप ऑफ अ लाइन कनेक्टिंग एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। एक आप कर्व के ऊपर एक कौन सा भी पॉइंट लो और उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, सेकंड मॉड्यूलस। देन व्हाट इज अ टेंजेंट मॉड्यूलस? टेंजेंट मॉड्यूलस मींस क्या है कि आप एक पॉइंट कंसीडर करो और वहां से आप स्लोप ड्रॉ करो। एक पॉइंट कंसीडर करो, सेस्टेंट कर्व लो, उस पे आप एक पॉइंट कंसीडर करो, वहां से आपको क्या करना है, ड्रॉ स्लोप। एंड स्लोप मीन्स क्या मिलेगा आपको, dy बाय dx, और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस रहेगी वो और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन रहेगी। तो आपको मैक्सिमम आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं तो आपको क्रीप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको पता चाहिए। क्रीप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस? इन शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस वी कैन नॉट कंसीडर क्रीप। क्यों नहीं करते क्रीप? क्योंकि क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। क्रीप क्या है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, इस वजह से वो हम लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस में कंसीडर करते हैं। तो शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको याद रखना है 5000 अंडर रूट ऑफ एफसी के, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको यूज करना है, याद रखना है इसी अपॉन 1 प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 related to creep. As per the provision of IS 456-2000, the short-term modulus of elasticity of M20 grade concrete can be assumed to be कितना रहेगा? तो आपको क्या निकालना है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसके लिए निकालना है, 25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए निकालना है। ये क्वेश्चन 2002 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा क्या क्या फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला है आपका? yes is equal to 5000 under root FCK. हाँ 5000 5000 under root FCK. अंडर रूट ऑफ FCK. है ना, ये आपका फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी 5000 अंडर रूट ऑफ एफसीके की वैल्यू कितनी दी है, 25, यहाँ पे पुट करो। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25,000 है ना, 25 5 हो जाएगा अंडर रूट के बाहर, तो आ गया 25,000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये समझ में आ गया, ये रब कर, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला। मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, EC इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड स्टील। अब हम जाएंगे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ, उसके पहले मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, आपसे ही मुझे सुनना है। बताओ क्या क्या हमने देखा और क्या क्या आपने ध्यान में रखा उसमें से। फर्स्ट आपने देखा है तीन मेथड्स है, वन इज लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड। तो आपको गेट में लिमिट स्टेट मेथड पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जनरली 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में दो टाइप्स हमने देखे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कैसे होता है,
limit state of collapse due to shear force, bending moment, bending stress, shear stress, and various types of or combination of load. Then limit state of serviceability. Serviceability means it is the durability of the structure and lifelong of the structure. ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा वेरियस लोड कॉम्बिनेशन. तो मैंने वो बताया था कि डेड लोड और विंड लोड 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड रहेगा, विंड लोड रहेगा. तो उसमें मेन फोकसिंग पॉइंट क्या है, डेड लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड साइमल्टेनियसली कभी भी एक्ट नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना. देन हमने देखा नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा क्या था अपना, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था अजम्पशंस, है ना. अजम्पशंस में आपको क्या ध्यान में रखना है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज 1.5 एंड फॉर स्टील इज 1.15 है. देन हमने देखा उसके बाद कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की ज्यादा रहेगी स्टील से. देन मैक्सिमम कॉम्प्रेशन रहता है इन कॉम्प्रेशन जोन 0.0035. Okay, then at tension zone 0.87 fy ASP upon 0.87 fy upon ES plus 0.002. ठीक है, उसके बाद मैंने FD के बारे में बताया. व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, FD इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है, तो वहां से हमने निकाला, सपोज हम कंक्रीट के लिए ले रहे हैं तो FC के अपॉन 1.5 हम यूज करेंगे. तो वहां से हमें जो वैल्यू मिल रही है 0.67 FCK. ठीक है, देन 0.67 FCK में आपने क्या किया, वहां पे 67 जो आ रहा है वो क्या है, वो है किसी भी स्ट्रक्चर में कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी रहती है, 67% रहती है. इसलिए हमने क्या किया, 0.67 FCK डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, फिर से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया. तो वहां पे हमें तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिली है वो मिली है 0.446 FCK. ठीक है, तो ये सब हो गया आपका. देन हमने क्रीप देखा. क्रीप में मैंने आपको बोला था क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है. इट्स डिपेंड अपॉन द डेड लोड, है ना, डेड लोड पे डिपेंड है. और ये उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस एंड व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस. देन वी हैव टू गो द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बीम निकाला है. अभी हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम देखेंगे. तो यहाँ पे एक बीम है, उसकी विड्थ D है, डेप्थ जो रहेगी, तो यहाँ पे आपको ये कैपिटल D चाहिए था. ठीक है, टोटल डेप्थ क्या रहती है, कैपिटल D, एंड स्मॉल d कहाँ से कहाँ तक रहता है, सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द D. तो वो रहेगा आपका स्मॉल d, और जो रेनफोर्समेंट है उसको डिनोट करते हैं AST. ठीक है, देन वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन RCC सब्जेक्ट. व्हाट इज द C? C इज द कंप्रेसिव फोर्स एंड व्हाट इज द T? T इज द टेंसाइल. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? और वो कैसे, वो हमने ऑलरेडी RCC में डिराइव किया है. ठीक है, तो वो जो वैल्यू आ रही है वो जो फॉर्मूला है आपको ध्यान में रखना है, 0.36 FCK B into XU एंड T क्या रहेगा, 0.87 FY AS. Then equating C equals to T, then we have to get the actual neutral axis. Then what is the actual neutral axis? After equating C equals to T, अगर हम इक्वेट करेंगे तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK into T. ओके, देन व्हाट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालेंगे. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेक्शन. टाइप ऑफ सेक्शन पे डिपेंड है. तो टाइप ऑफ सेक्शन मींस क्या है, इट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है कि बैलेंस सेक्शन. तो इफ अगर XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स अगर रहा तो वो रहेगा बैलेंस सेक्शन. XU मैक्स इज ग्रेटर देन, अगर XU रहा तो वो रहेगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, एंड XU मैक्स इज लेस रहा तो वो रहेगा आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन. Then what is the XU? XU is the actual neutral axis. And what is the XU max? It is the limiting neutral axis. XU max means क्या?
लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। देन अगर आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन आ रहा है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, T इंटू जेड, है ना। अगर आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन आ रहा है तो C इंटू जेड। व्हाट इज द जेड, जेड इज अ लीवर आर्म, जेड क्या है, लीवर आर्म। तो जेड की वैल्यू क्या रहती है, D माइनस 0.2 XU, ठीक है। तो D माइनस 0.42 XU कहाँ से कहाँ तक होता है, D माइनस 0.42 XU मीन्स, Z means क्या है, Z means it is a distance between two forces from compressive to tensile force. Suppose आपका जो बीम है, ठीक है, ये जो आपका बीम है उसके ऊपर आपके जो फोर्सेस एक्ट होंगे, तो यहाँ पे जो वो आएगा कॉम्प्रेसिव फोर्स और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा टेंसाइल, ठीक है। ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज अ जेड, दैट इज कॉल्ड एज अ लीवर आर्म, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो रहता है वो रहता है 0.42 एक्स, और ये जो वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, 0.42 एक्स रहती है, ठीक है, 0.42 एक्स, ठीक है। तो हम यही यहाँ पे देखेंगे, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आप टी यूज कर रहे हो तो 0.8 उसकी वैल्यू क्या है, 0.87 FIST। अगर आप सी यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या है, 0.36 FC के बी इंटू एक्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, ओके। देन व्हाट इज एक्सयू मैक्स, तो एक्सयू मैक्स कैसे निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, एक डेरिवेशन है। तो वो डेरिवेशन जो हम यूज करते हैं तो उससे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपको एक्सयू मैक्स का ये फॉर्मूला ध्यान में रखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर IS 456/2000 में आपको ऑलरेडी एक्सयू मैक्स हर एक ग्रेड के लिए निकाल के दिए हैं, वो आपको सिर्फ के की वैल्यू वहां पे ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स इक्वल्स टू के इंटू टी, एंड के की वैल्यू जो है वो हर एक ग्रेड के लिए आपको ऑलरेडी IS कोड में निकाल के दी है। अगर आप Fe250 अगर यूज कर रहे हो तो के की वैल्यू आपको 0.53 डी यूज करनी है। अगर Fe415 यूज कर रहे हो तो 0.48, और Fe500 अगर आप यूज कर रहे हो तो वो रहेगा 0.46, ठीक है। देन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स। ये भी आपको एस कोड में ऑलरेडी गिवन है और हम डिराइव भी कर चुके हैं आरसीसी में। तो Fe250 अगर रहा तो MU मैक्स की वैल्यू जो रहती है वो 0.48 FC के बीडी स्क्वायर रहेगी। अगर Fe415 अगर यूज कर रहे तो 0.138 FC के बीडी स्क्वायर रहेगा, और अगर Fe500 यूज करे तो 0.133 FC के रहेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द AST, AST फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, if we are equating compressive force to compressive force and tensile force, then we have to get the formula AST equals to 0.36 FCKB into XU upon 0.87 Fy, ठीक है। और if we are equating if we are from moment of resistance formula, तो आपको T into Z अगर आप यूज कर रहे हो तो T का फॉर्मूला है 0.87 Fy into AST, ठीक है। तो AST जो है वो हम एक साइड में लेकर जाएंगे और वहां से जो फॉर्मूला हमारा मिलेगा वो रहेगा MU अपॉन 0.87 FY D माइनस 0.42 XU, ये एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो AST फाइंड करने। देन मोस्टली वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, 0.5 FCK अपॉन FI। ये जो फॉर्मूला है आप स्लैब डिजाइन करो, चाहे बीम डिजाइन करो या फिर फुटिंग डिजाइन करो, तो मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो ये आपको लर्न कर लेना है। 0.5 FCK अपॉन FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपका एक्सयू मैक्स जो है वो ग्रेटर रहेगा एक्सयू से, तो आपका सेक्शन जो रहेगा वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा। अगर एक्सयू इक्वल्स टू एक्सयू मैक्स अगर रहा तो वो रहेगा बैलेंस सेक्शन,
है ना. इफ एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स मैक्स देन इट इज द ओवर रूल ऑफ सेक्शन. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456/2000, तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, प्रोविजन ऑफ IS 456/2000 is a limit state method for design of beam. The limiting value of depth of neutral axis in a reinforced concrete beam of effective depth B is given as. तो मैंने अभी बोला था कि एक्स मैक्स के की वैल्यू आपको ऑलरेडी IS कोड में दी है. तो वो जो तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा बेटा. अगर आप FE 250 यूज कर रहे तो 0.53 रहता है. अगर आप 415 यूज करो तो 0.483 रहेगा. अगर आप 500 यूज करो तो 0.46. इसका आंसर जो रहेगा एनी ऑफ द अबाउट डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड. कौन सा, ये तीनों भी आंसर करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे. ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स पूछा गया है आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है. इन द डिजाइन ऑफ बीम फॉर द लिमिट स्टेट collapse in flexural as per IS 456/2000, let the maximum strength in concrete concrete be limited to 0.0025 in place of 0.0035. तो यहाँ पे क्या बोला है कि 0.0025 के जगह हमें क्या यूज करना है, 0.0035 यूज करना है. ठीक है, तो हमने एक हमें पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है, उसकी विड्थ 250 mm गिवन है और डेप्थ 350 mm गिवन है और एरिया भी आपको गिवन है 1500 mm3. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको गिवन है M30 एंड FE. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे आपको बोला है द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द बैलेंस फेल्यूर ईच. आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में आपको दिया है कि फाइंड द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ द सेक्शन. आपको फोर्स निकालना है. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि एक्स मैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. क्या है, 0.035 डिवाइडेड बाय 0.0035 में 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट करनी है आपको. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, आपको न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मींस एक्स मैक्स आपको निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.0035 के जगह आपको क्या पुट करना है, इन द प्लेस ऑफ 0.0035 के जगह आपको 0.0025 पुट करना है. तो आपने वहां पे क्या किया, 0.0025 पुट किया और इसको सॉल्व किया. तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 156.6. ठीक है, ये आंसर 1.6. देन नेक्स्ट आपको निकालना है कॉम्प्रेसिव फोर्स. तो यही हो गई आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको दिख रही है. ठीक है, हो गया आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी हमने क्या किया, हमने 0.0025 लिख दिया. यहाँ पे जो रहता है वो 0.002 रहता है और ये जो रहता है एट द प्लेस ऑफ स्ट्रेस 0.446 FCK. ठीक है, बाय इक्वेटिंग ट्रायंगल रूल हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, XU माइनस X1. XU कहाँ से का डिस्टेंस है, XU यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है. टोटल डिस्टेंस जो है स्ट्रेस डायग्राम का वो है XU एंड X1 कहाँ से कहाँ तक का है, X1 जो है वो है यहाँ से यहाँ तक का है ना, 0.002 तक का डिस्टेंस. तो मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेट करूंगी. इक्वेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, XU माइनस X1 डिवाइडेड बाय XU इक्वल्स टू, इक्वेट करने के बाद मींस this upon this means 0.0025 divided by XU equals to 0.002 divided by this distance. कितना है बेटा, XU minus X1.
तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे इस टर्म में वैल्यू मिल रही है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे x1 की वैल्यू मिलेगी, वो मिल रही है 31.2 और मुझे निकालना है कॉम्प्रेसिव फोर्स। देन कॉम्प्रेसिव फोर्स मीन्स क्या, C1 प्लस C2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में, स्ट्रेस डायग्राम में, ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है और एक पैराबोलिक पोर्शन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन मुझे पता है क्या रहेगा, B इंटू T। तो B कितना है 0.446 एफसीके, B इंटू x1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे यहाँ पे C1 की वैल्यू मिल जाएगी। देन C2, ये क्या है आपका पैराबोलिक पोर्शन है। तो पैराबोलिक पोर्शन का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2/3 B इंटू x, B इंटू टी। तो यहाँ पे 2/3 B इंटू टी वैल्यू में पुट करूंगी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला है, मीन्स B कितना है आपका 0.446 एफसीके और D कितना है बेटा, D है XU माइनस X1। यहाँ से मुझे C2 की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को इक्वेट करूंगी तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो 384 है, और वो आंसर मुझे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, में आपको दिख रहा है, वो क्लिक कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करना है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया है, डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन का। ठीक है, डी गिवन है, डी गिवन है 330, M20 ग्रेड गिवन है, FY गिवन है 415। देन आपको यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू गिवन है 0.48 डी आपको लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। और फाइंड क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम। ठीक है, तो एम आर फाइंड करना है, तो एम आर फाइंड कर देगा और यहाँ पे आपको स्टील फाइंड करना है। तो एम आर कैसे फाइंड, डाटा गिवन है, डी गिवन है, डी गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक्यू मैक्स आपको पता है 0.48 डी। फिर उसके बाद मुझे एमयू मैक्स का भी वैल्यू फॉर्मूला पता है, मैंने एमयू मैक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, एक इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालो, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालो, फिर दोनों को कंपेयर करो और फिर उसके बाद एमयू फाइंड करो। तो ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप एक्यू मैक्स निकालो, एक्यू मैक्स की वैल्यू आप निकालने के बाद एमयू लिमिटिंग फाइंड करो और यहाँ पे ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम देखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है, सी और टी, एक्स मैक्स के फॉर्मूले, एक्स का फॉर्मूला, एमयू मैक्स का फॉर्मूला, देन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको ध्यान में रखना मेथड। ठीक है, तो इतना काफी रहेगा सिंगली रेनफोर्स के लिए। आप उस पे जो मैक्सिमम आपने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं लिमिट स्टेप मेथड के। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस है वो जनरली 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। देन एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, लिमिट डबली रेनफोर्स में हम कॉम्प्रेशन जोन में भी क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं और टेंसाइल जोन में भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में कॉम्प्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करने की वजह से हमारे फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे देखो सी का जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा है। ठीक है, सी का जो फॉर्मूला है आपका 0.36 कॉम्प्रेशन में तो है ही और टेंसाइल जोन में तो स्टील है ही आपका। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है। कॉम्प्रेशन में अगर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट इज डिनोटेड बाय एएससी। ठीक है, एएससी से डिनोट करेंगे और वो जो डिस्टेंस रहेगा एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट टू द एक्सट्रीम फाइबर इन कॉम्प्रेसिव जोन, वो रहेगा डी डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एएसटी को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, AST1 एंड AST2। ठीक है, तो सी जो है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि जो रेनफोर्समेंट है हम दोनों जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 0.36 एफसी के बी
इंटू एक्स तो एज इट इज रहेगा ही, प्लस उसके साथ हमें क्या करना है, इन कॉम्प्रेशन जोन के जो स्टील है वो भी ऐड कर दे। तो उसके लिए हमें एफएससी माइनस 0.44 एफसीसी एएससी ये ऐड करना पड़ेगा। जो हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड फॉर्मूला है उसमें ये एक टर्म आपको ऐड करना। और टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी का फॉर्मूला होगा 0.87 FY_AST1 प्लस 0.87 FY_AST2 की दोनों जोन में आपका एरिया रहेगा। ठीक है, देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि लीवर आर्म जो है मीन्स जो आपका फॉर्मूला है क्या है, T इंटू जेड और C इंटू जेड। अगर आप C ले रहे हो तो C का फॉर्मूला आपका ऑलरेडी चेंज हो चुका है, आपने उसमें AFC ऐड कर दिया है ना, डबली रेनफोर्स होने की वजह से। तो Z जो है फॉर आपका सिंगली रेनफोर्समेंट का जो रहता है D माइनस 0.42 एक्स एज इट इज रहेगा 0.36 एक्स के B इंटू एक्स के साथ। तो जहाँ पे आप AFC यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जो लीवर आर्म जो रहेगा वो D माइनस D डैश रहेगा। क्या रहेगा, D माइनस D डैश। ठीक है, तो इस सेम हमने यहाँ से कॉम्प्रेशन और टेंसाइल का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया। ठीक है, देन AST का फॉर्मूला, AST1 और AST2। AST1 का फॉर्मूला हम जनरली जो यूज करते हैं सिंगली के लिए वही यूज करेंगे। AST2 का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वो रहेगा mu माइनस mu लिमिटिंग अपॉन 0.87 FY D माइनस D डैश। एंड व्हाट इज द AST? AST का फॉर्मूला है 0.87 FY AST2 अपॉन FSC माइनस 0.446 FCC। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन के ध्यान में रखने। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का। तो यहाँ पे आपका डाटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाटा जो गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है डी गिवन है, डी गिवन है, रेनफोर्समेंट की डिटेल्स गिवन है। इन टेंसाइल के लिए अलग आपको 200 mm कर दिया है, इन टेंसाइल जोन एंड कॉम्प्रेशन जोन में 628 mm कर दिया है। देन इफेक्टिव कवर जो है कॉम्प्रेशन जोन के लिए 50 मीन्स वो डी डैश है, डी डैश कितना दिया है, 50 mm दिया है। एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील आपको गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2010 में 2 मार्क्स के लिए गेट में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको टू फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, और सेकंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको एक्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टोटल कॉम्प्रेशन फोर्स का फॉर्मूला है और टी का फॉर्मूला क्या है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C1 एंड C2। C1 है 0.36 मीन C1 इज लाइक अ सिंगली रेनफोर्स बीम और C2 इज ड्यू टू ASC फोर्स मीन्स कॉम्प्रेशन जोन में जो आपका रेनफोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके वजह से जो स्ट्रेसेस और फोर्स एक्ट होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, C1 का 0.36 FC के B into XU प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर C2 इज द क्या है FSC माइनस हमने जो यूज किया वही फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो ASC इक्वल्स टू T का फॉर्मूला क्या है 0.87 FY into ASC। दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से हमें XU की वैल्यू तो मिले 160.91 mm वैल्यू आ रही है। तो वो हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, देन हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे T into Z नहीं यूज करते, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेशन जोन में मैक्सिमम फोर्सेस होने के वजह से हम यहाँ पे जनरली C into Z ही यूज करते हैं। तो C जो रहेगा एक तो C2 into लीवर आर्म रहेगा प्लस C1 into लीवर आर्म। ठीक है, C1 आपको पता है, C1 इज और C2 की वैल्यू आपको पता है जो मैंने आपको लास्ट इसमें साइड में दिखाई है। तो वैल्यू आपको पुट करनी है C1 और C2 की। और लीवर आर्म भी आपको पता है फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए क्या रहता है,
d माइनस 0.42 XU और फॉर ASC के लिए d माइनस d डैश। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इसका जो आंसर आ रहा है 109.209.2009 मीटर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। तो हम यहाँ ये मैंने आरसीसी में भी है। किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है बेटा? ठीक है, यहाँ तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की। तो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, आंसर दो पाओगे? ठीक है, एक एक का नाम लेके मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। कितना समझ में आया मुझे समझ में आना चाहिए। ठीक है, बताओ what is the value of partial factor of safety for concrete? 1.5 1.5 ओके। और स्टील के लिए 1.15 1.15 कंक्रीट के लिए हम 1.5 क्यों लेते हैं? मीन्स एज कंपेयर टू स्टील इट इज मीन्स एज कंपेयर क्यों लेते हैं? क्यों है वो स्टील से? कंक्रीट क्योंकि मैम हम साइड पे करते हैं और स्टील ऑलरेडी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आता है। ओके हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो स्टील है वो डायरेक्टली आपके फैक्ट्री से बन के आते हैं, तो एज पर स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करके बनाते हैं। बट इन केस ऑफ कंक्रीट वी हैव टू प्रिपेयर इन साइट, है ना, एट साइट। हम साइट पे बनाते हैं तो वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस, देन ह्यूमिडिटी, देन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डस्ट, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वाटर, जो है हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर कंसिडर करते हैं as compared to steel. Then what is the maximum value at a compression zone? What is the maximum compressive strain value? Maximum strain value at extreme fiber 0.0035. Correct. 0.35 At tensile zone 0. हाँ हाँ, टेंसाइल जोन में क्या रहता है? 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर कंप्रेशन स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर? कंप्रेशन स्ट्रेस, स्ट्रेन नहीं बोला है, कंप्रेशन स्ट्रेस कितना रहता है लिमिटेड मेथड? हाँ बताओ कितना रहेगा? 0.446 MPK। करेक्ट। हाँ, तो 0.446 कैसे आया बेटा? For concrete partial factor, हाँ हाँ करेक्ट। कंक्रीट का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है, तो FCK अपॉन 1.5 इक्वल्स टू 0.67 FCK। हाँ तो उससे 0.67 को फिर से डिवाइड करना पड़ता है 1.5 से, तो उससे आता है 0.446 FCK। ओके करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने देखा था क्रीप। ठीक है, तो व्हाट इज द क्रीप? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस फॉर क्रीप?
क्या 1000 formula? अंडर रूट ऑफ FCK. Okay, correct. And then what is the formula for long term elastic modulus? 5000 under root of FCK divided by 1 plus theta. Correct. And then हमने नेक्स्ट क्या देखा था? हाँ, क्रीप हो गया. नेक्स्ट हमने देखा था कि एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ आरसीसी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम. ठीक है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सी? C 0.63. 0.36. 36. हाँ. FCK B into FQ. Then T. T का फॉर्मूला क्या है? 0.87 FY AST. हाँ, correct. Then what is the Z? Z Z is the lever arm. है ना? Z is the lever arm. हाँ, D minus D dash. D dash. D minus 0.42 XQ. हाँ. ठीक है. हाँ, तो क्या करेक्ट है? Then what is under reinforced, over reinforced and balance section? क्या चेक करना है? XQ max और XQ आपको चेक करना है. ये आपको बताना रहेगा है कि इन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, व्हाट इज अंडर रेनफोर्स्ड, बैलेंस एंड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन. तो इन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो एक्ट होते हैं वो स्टील में एक्ट होते हैं. ठीक है. मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहाँ पे एक्ट होते हैं? स्टील में एक्ट होते हैं. और स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेसेस एक्ट होने की वजह से जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है वो कंप्रेशन जोन में शिफ्ट हो जाती है. ठीक है. इट मींस दैट अगर आपको बैलेंस सेक्शन के लिए अगर आपको फोर नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड है और हमने 3 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कर दिए, तो जो स्ट्रेसेस है वो किसमें डेवलप हो रहे हैं? मैक्सिमम स्टील में, क्योंकि जो रिक्वायर्ड 4 थे हमने प्रोवाइड किए 3. उसके वजह से क्या हो गया? मैक्सिमम स्ट्रेसेस किसमें आ रहे हैं? स्टील में आ रहे हैं. उस वजह से जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है वो कंप्रेशन जोन में शिफ्ट हो जाती है. एंड व्हाट इज द बैलेंस सेक्शन? बैलेंस सेक्शन में क्या हो रहा है? जो आपकी बैलेंस सेक्शन में जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस है स्टील एंड कंक्रीट में साइमल्टेनियसली एक्ट हो रही है. जितना स्ट्रेस स्टील कैरी कर रहा है उतना ही स्ट्रेस आपका कंक्रीट भी कैरी करेगा, है ना. तो वहां पे आप T into Z लो और C into Z लो, या फिर XU इक्वल्स टू XU मैक्स मीन जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस दोनों भी एक ही पॉइंट से पास होने वाली है. और इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन. इन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन जो है मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस है वो कौन कैरी करता है? वो कंक्रीट कैरी करता है. और मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है अगर कंक्रीट में आ गए ज्यादा तो क्या है? कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल. कंक्रीट क्या है? ब्रिटल मटेरियल है. और कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल होने की वजह से कंक्रीट क्या आपको वार्निंग देगा नहीं. तो क्या है? सडनली कोलैप्स हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, सडनली टूट के गिर जाएगा आपका कंक्रीट. वो आपको बेंडिंग नहीं देगा, डिफॉर्मेशन नहीं देगा. अगर है तो स्टील क्या देता है? आपको बेंडिंग और डिफॉर्मेशन शो करता है. उसकी वजह से छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होते हैं और हमें पता चल जाता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स होने वाला है. But in over reinforced section, it is not possible because the concrete is a brittle material और concrete brittle material होने के वजह से वो हमें कोई भी warning नहीं देगा और suddenly collapse हो जाएगा आपका structure. That's why जो डिजाइनर्स है, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है वो हमें हमेशा कहते हैं कि आपको जो स्ट्रक्चर है वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में ही आपको लाना है. ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन अगर आता है तो आपको रीडिजाइन करना है. आपका स्ट्रक्चर क्या है? रीडिजाइन करना. उसको अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में अगर आता है तो आपका स्ट्रक्चर सेफ है ना. तो ये एक रीजन है. तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या रहेगा? एक्चुअल मैक्स जो है वो रहेगा लेस एज कंपेयर टू एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. मींस जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में वो क्या हो जाएगी? टेंसाइल जोन में एक्ट होगी.
ठीक है, ये हो गया डिफरेंस अंडर बैलेंस एंड ओवर सेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इतना हमने डबल रेनफोर्समेंट तक पूरे देखे हैं पूरा। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको एक जो लोग हैं आज प्रेजेंट, ठीक है, उनको एक लिंक भेजूंगी, उनको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। ठीक है, फीडबैक की लिंक है, आप अपना फीडबैक उस पर दे दो कि आपको कैसे लगा लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स। थैंक यू मैम। Thank you, Akanksha, for arranging those